पिंकी, ठंड बढ़ती जा रही है। तुम जानती हो ना, इस ठंड में माँ पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। मैं सब जानती हूँ दीदी, लेकिन हम इस ठंड से बचने के लिए करें क्या? हम ऐसा क्या करें जिससे ये ठंड भी गुजर जाए और इस ठंड से बचने का उपाय भी मिल जाए? मैं तो कहती हूँ कि हमें जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आनी चाहिए। शाम के वक्त वही जलाकर हम अपने घर में गर्माहट ला सकते हैं, क्योंकि एक रजाई में इतने बड़े परिवार का गुजारा होना मुश्किल है। वो तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में उन तीनों की सास आशा वहां आती है। हम बूढ़े बूढ़ियों की वजह से तुम सभी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों। अब हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम हमें किसी आश्रम में छोड़ आओ। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे, आप हम पर बोझ नहीं है। आप तो इस घर का वो साया है जिससे हम कभी अलग नहीं होना चाहते। और माँ बाप अपने बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते। निशा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। और आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी 5 बहुएं हैं ना। आपकी ये 5 बहुएं इस ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगी। तभी वहाँ रामलाल खांसते हुए आते हैं। मेरी 5 बहुएं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटा है बेटा। अरे मेरे नालायक बेटों ने हम लोगों को इस हाल पर छोड़ दिया और न जाने शहर में वो कौन सी जगह बस गए जहाँ से उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। अगर वो लोग यहाँ होते तो मेरी बहुओं को इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। पिताजी, आप अपने बेटों को इस तरह क्यों सोचते हैं? हमारा दिल कहता है कि वो किसी मुसीबत में फंसे होंगे, वरना आपके 5 बेटे ऐसे नहीं है जो अपने गरीब माँ बाप और पत्नियों को छोड़कर शहर में लुप्त हो जाएं। जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी उन पर, तभी उनका पिछले 4-5 महीनों से कुछ अता पता नहीं है। पर कोई बात नहीं, उन्होंने आपकी देखभाल करने के लिए हमें यहाँ छोड़ा है। और अब आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम है ना। हम 5 इस ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे। रुबीना की बातों ने रामलाल और आशा को एक पल के लिए सुकून दिया। उनके बेटों के गायब होने का दर्द गहरा था, लेकिन अपनी बहुओं का साहस और प्यार देखकर उन्हें लगा कि उनके घर की नींव अभी भी मजबूत है। तुम 5 सच में मेरे बेटों से बढ़कर हो। जब से वो गए हैं, तुमने इस घर को बिखरने नहीं दिया। पर बहुओं, ये ठंड सच में सताने लगी है। रजाई पुरानी हो गई है और हम बूढ़ों को ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती अब। माँ जी, पिताजी, अब बस। आप लोगों की चिंता करना हमारा काम है और हम इस ठंड को आप पर हावी नहीं होने देंगे। मेरे पास एक छोटा सा प्लान है जिसके लिए हम 5 को मिलकर काम करना होगा। हाँ निशा, बताओ ना क्या करना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कविता दीदी ने लकड़ियां लाने का सुझाव दिया था, जो कि अच्छा है, लेकिन रोज जंगल जाना मुश्किल है। मेरे पास ये जो कपड़े के कतरन है, ये गांव में सिलाई के काम के बाद बच जाते हैं। मैंने सोचा था कि हम इन कतरनों का इस्तेमाल करके जुगाड़ू रजाई क्यों ना बना ले। कतरनों से रजाई? पर दीदी, ये तो बहुत पतली होंगी, इनमें गर्माहट कहाँ से आएगी? पिंकी, सिर्फ कतरन नहीं, मैंने सुना है कि पुराने ऊनी स्वेटर जो पहनने लायक नहीं रहे, या धान की जो सूखी भूसी होती है, वो बहुत अच्छी इंसुलेशन का काम करती है। हम इन कतरनों को सिलकर बड़े बड़े कवर बनाएंगे और उनके अंदर पुराने कपड़े, ऊन और थोड़ी सी भूसी भरकर मोटी गर्म रजाई तैयार करेंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन इतने सारे ऊनी कपड़े और भूसी लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो कुछ खास है नहीं। मैं और पिंकी गांव में जाकर उन घरों से बात करेंगे जिनके पास पुरानी मशीनें और जो कपड़े सिलते हैं। उनसे बचे हुए कतरन और पुरानी ऊनी कपड़े मांगेंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि ये हमारे माँ बाप के लिए। गांव वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्लान तैयार है। इस तरह 5 बहुओं ने तुरंत काम शुरू कर दिया। नेहा और निशा ने घर पर बचे हुए सारे पुराने फटे कपड़े, चादरें और ऊनी धागे जमा किए। रुबीना और पिंकी ने गांव के 2-3 चक्कर लगाए और हर घर से सिलाई के कतरन, इस्तेमाल न किए जाने वाले स्वेटर और भूसी इकट्ठा की। देखो दीदी, गांव की लक्ष्मी काकी ने तो अपने 2 पुरानी ऊनी शॉल भी दे दिए और भूसी भी थोड़ी मिल गई है। अब सिलाई का काम शुरू करते हैं। हम 5 एक साथ काम करेंगे तो रात होने से पहले कम से कम 2 रजाई के कवर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कविता दीदी, आप कतरनों को सीधा काटने में हमारी मदद कीजिए ताकि सिलाई में आसानी हो। नेहा दीदी और पिंकी, आप दोनों सबसे पहले सिलाई शुरू कीजिए। मैं भूसी और पुराने ऊन को मिलाने का काम करती हूँ ताकि फिलिंग तैयार हो जाए। रात भर 5 बहुओं की सुइयां चलती रही। उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन अपने सास ससुर को ठंड से बचाने की लगन ने उन्हें रुकने नहीं दिया। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 5 भारी, मोटी और रंग बिरंगी जुगाड़ू रजाई तैयार कर ली। मेरी बच्चियों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये कितनी गर्म और मुलायम लग रही हैं। सच में इन रजाइयों में अब हमें अच्छी नींद आएगी। रजाई तो तैयार हो गई और अब शरीर तो गर्म हो गया था, लेकिन बुजुर्गों के हाथ और पैर सबसे जल्दी ठंडे पड़ते हैं।
पिंकी ने देखा कि रामलाल के पैरों में सूजन आ रही है क्योंकि वो ठंडे फर्श पर चलते हैं। माँ जी, पिताजी को रात में पैर ठंडे होने से बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास एक जुगाड़ है। और वो क्या है बहू? हम पुराने ऊनी मोजों और फटे हुए स्वेटरों से मोजे बनाएंगे और फुट वार्मर तैयार करेंगे। फुट वार्मर वो कैसे? हमारे पास जो चावल की भूसी बची है, हम उसे कपड़े के बड़े थैलों में भरकर उन्हें सेक कर गर्म करेंगे और रात को पिताजी सोने से पहले उन थैलों पर अपने पैर रखेंगे। भूसी काफी देर तक गर्माहट बनाए रखती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देगी। बहुत अच्छा आइडिया है पिंकी। भूसी की गर्मी से शरीर को तुरंत आराम मिलेगा। नेहा ने पुरानी ऊनी मोजों को खोलकर और उनका इस्तेमाल करके रामलाल और आशा के लिए मोटे मोटे ऊनी चप्पल और मोजे बुने। और जब रामलाल उस पर पैर रखते हैं तो कितनी राहत मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वैद्य ने उपचार किया हो। मेरी पांचों बहुएं वैद्य, इंजीनियर, दर्जी सब कुछ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। ये हमारी ना ही बेटी है और ना ही बहू। ये तो हमारे लिए बेटों से भी बढ़कर है। हमारे अपने बेटों ने भी इतना नहीं किया जितना हमारी बहुएं कर रही हैं। अपने सास ससुर की बात सुनकर अब सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय गुजरता है और सर्दी अब अपनी चरम सीमा पर थी। एक शाम रामलाल और आशा अपने कमरे में अपनी नई मोटी जुगाड़ू रजाइयों में लेटे थे। आशा, मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि बिना पैसे खर्च किए हम इतनी आरामदेह ठंड गुजारेंगे। ये सब इन पांचों की वजह से हुआ। इस घर की लक्ष्मी है। आपने सही कहा जी। मेरे बेटों ने हमें भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन इन बहुओं ने हमें 5 गुना ज्यादा प्यार दिया। इन्होंने रजाई बुरादे का जुगाड़ तो किया ही, लेकिन सबसे बड़ा जुगाड़ तो इन्होंने हमारे बुढ़ापे के लिए किया। आशा के मुंह से ये बात सुनकर रामलाल अब काफी हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी से आशा से सवाल करते हैं, वो क्या? इन्होंने हमें जीने की आशा का जुगाड़ दिया है। शहर में बैठे हमारे बेटे भले ही अमीर बन जाएं, लेकिन वो हमारी इन बहुओं जितना दिल कभी नहीं कमा सकते। इस घर की असली गर्माहट किसी चूल्हे की आग से नहीं, बल्कि इन पांचों के प्यार और सेवा भाव से आ रही है। रामलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी पांचों बहुएं अपनी सारी चिंताएं भूलकर उन्हें प्यार, सेवा और सम्मान से भरी एक आरामदायक ठंड दे रही थी। बेटों के जाने का दर्द अब भी था, लेकिन बहुओं के निस्वार्थ प्रेम ने उस दर्द को बहुत हद तक कम कर दिया था। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक शाम आशा और रामलाल के 5 बेटे अपने गांव, अपने घर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं, हमें आप सब माफ कर दीजिए। दरअसल हम पांचों पर शहर में चोरी का इल्जाम लग गया था और हम लोग केस लड़ रहे थे। आखिरकार हम केस जीत चुके और हमें हमारा पैसा हमारे मालिक ने वापस कर दिया। अब जब हमें हमारा पैसा मिला तो हम यहाँ आ गए। आप लोगों को दुख पहुंचाने या आप लोगों को छोड़ने के लिए हम सभी लोग आपसे माफी मांगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। पिताजी, आप लोग हमें एक मौका दे दीजिए। अब हम कभी भी शहर नहीं जाएंगे और हमेशा गांव में ही रहकर कमाई करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। उन 5 भाइयों की बात सुनकर सभी लोग अब उन्हें माफ कर देते हैं और इस तरह अब सभी लोग एक साथ रहते हैं।